हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के पाठगत प्रश्नोत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत। हमने चैप्टर की व्याख्या दो पार्ट में बहुत अच्छे से समझ ली थी। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन दोनों क्लासेस को आराम से देख लें, ताकि आपको आगे के प्रश्नोत्तर समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस क्लास में हम आपके पाठ के भीतर जो प्रश्न दिए गए हैं, उन पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि अपने आप को एक पर्यावरण मित्र के रूप में दर्शाने के लिए या अपने आप को एक पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन या बदलाव ला सकते हैं, वो आपको बताना है। तो देखें, हम कौन कौन से बदलाव ला सकते हैं। पहला, व्यर्थ बहते हुए जल की बर्बादी रोक दें। यानी अगर कहीं पर अनावश्यक रूप से व्यर्थ जल बह रहा है तो उसकी बर्बादी को हम रोक दें। जैसे कहीं पर नल है, वो चालू हमें दिखाई दे रहा है, जहां जिसका उपयोग कोई नहीं कर रहा और वो चालू रह गया, तो हम उसको जाके बंद कर देंगे। फिर सोच समझकर विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करके, मतलब क्या हुआ कि हम जितनी जरूरत है उसी हिसाब से हम विद्युत उपकरणों का उपयोग करेंगे। जैसे अगर हम कमरे से बाहर जा रहे हैं तो पंखा, फ्रिज और बल्ब वगैरह सभी चीजें जो हमारे काम में नहीं आने वाली है उनको बंद करके जाए। ठीक है। तीसरा, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करना, जहां तक संभव हो पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें या बिल्कुल ना करें। अगला, नालियों में रसायन तथा इस्तेमाल किया हुआ तेल न डालकर, नहीं, जो हमारे यहाँ नालियां वगैरह होती है, नालियां जहां से होकर गंदा पानी या दूसरे अपशिष्ट बहते हैं, उन नालियों में हम केमिकल्स और हमारे उपयोग किया हुआ जो तेल वगैरह अन्य चीजें हैं वो हम नहीं डालेंगे। क्यों? इससे क्या होगा, इससे प्रदूषण फैलेगा और उसमें रहने वाले जो अन्य जीव जंतु है वो भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर जल संरक्षण को बढ़ावा देकर, यानी हम ज्यादा से ज्यादा जल को क्या करेंगे, इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जैसे वर्षा जल संग्रहण हो गया, हम छत पर गिरने वाले वर्षा जल को क्या करेंगे, भूमि के अंदर या फिर बड़ी बड़ी टंकी या होंद बनाकर उसको क्या करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे। फिर शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करके, यानी पेट्रोल के अंदर आजकल शीशा मिलाया जाता है, जो क्या करता है, बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है और उसके खनन से रिलेटेड भी बहुत सारी समस्या आती है। तो हम शीशा रहित क्या करेंगे, पेट्रोल का उपयोग करेंगे। शीशा क्या है, एक प्रकार की धातु है। ठीक है। ठोस कचरे का कम से कम उत्पादन करेंगे, यानी जो कचरा होता है वो लगभग दो प्रकार का होता है, एक द्रवित यानी कि जो लिक्विड की फॉर्म में होता है, और एक ठोस। तो हम ठोस कचरे का कम से कम उत्पादन करेंगे, क्योंकि उसका सही तरीके से अपशिष्ट निपटान नहीं हो पाता। तो ऐसे कचरे का हम कम से कम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। फिर धुआं रहित वाहनों का प्रयोग करके, यानी हम अपने इस्तेमाल के लिए ऐसे वाहनों का उपयोग करेंगे जो कम से कम प्रदूषण या धुआं फैलाते हैं। ये कुछ उपाय है। इसके अलावा भी देखो कौन कौन से हैं। अगला उपाय है पुनः चक्रण हो सकने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करके, यानी हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी वस्तुओं का उपयोग करेंगे जो क्या हो सकती है, जो पुनः चक्रण यानी जिसका रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है। फिर जैसा ये बोल रहा है, जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन या जो पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ से चालित वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करके, यानी हम ऐसे वाहनों का कम से कम उपयोग करेंगे जो जीवाश्म ईंधनों या फिर पेट्रोलियम पदार्थों से चलते हो। जैसे कोयला से हो गया, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऐसे ईंधन से चलने वाले स्रोतों का या वाहनों का हम कम से कम उपयोग करेंगे, ताकि कम से कम प्रदूषण फैले। फिर वनों की कटाई पर रोक लगाकर जहां तक संभव हो हम वृक्षों को नहीं काटेंगे और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे। फिर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाकर, 5 जून को हम क्या बनाएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस। ये 1 नंबर में प्रश्न कई बार पूछा गया, याद रख ले। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि हम लोगों को पर्यावरण के प्रति क्या कर सके, जागरूक कर सके। अगला है वृक्षारोपण करके। तो ये ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनको अपनाकर हम अपने आप को पर्यावरण मित्र बना सकते हैं, या पर्यावरण की रक्षा क्या कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दिया गया है, संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना के क्या लाभ है। यानी हमने चैप्टर की व्याख्या में पढ़ा था कि जब हम संसाधनों के दोहन की बात आती है तो दीर्घकालिक परिणामों को सोचते हैं, लेकिन अगर हम संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्यों पर कार्य करें
या ऐसी परियोजनाओं को कार्य करे जो कम समय अवधि के लिए बनी हो, तो उसके क्या लाभ या फायदे हो सकते हैं वो आपको बताना है। तो देखो, इसका सिर्फ एक ही लाभ होता है, यानी कि अगर हम कम समय के लिए किसी परियोजना को क्रियान्वित करेंगे पर्यावरण के या संसाधनों के दोहन से रिलेटेड, तो उसका केवल एक ही लाभ है। वो क्या है? मनुष्य की संतुष्टि। क्या है? मनुष्य की संतुष्टि, यानी मनुष्य अपने लालच के कारण उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाएगा, तो संतुष्ट हो जाएगा। यानी मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को क्या कर रहा है? काट रहा है, जिससे कि पर्यावरण क्या हो रहा है? असंतुलित हो रहा है, उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य की परियोजनाओं को कुछ सोच समझ कर ही क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए, ताकि पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो और हमारा उद्देश्य भी क्या हो जाए? पूरा हो जाए। लेकिन ऐसी परियोजनाओं बहुत ही कम ही संभव हो पाती है या क्रियान्वित हो पाती है। संसाधनों के दोहन के लिए हमें ज्यादातर दीर्घकालिक जो परियोजना है उन दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखकर ही परियोजना को क्रियान्वित करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह लाभ लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाए गए परियोजनाओं के लाभ से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि जो अल्प अवधि की परियोजनाएं थी उनसे जो लाभ हो रहा था, ये वाला लाभ जो दीर्घकालिक परियोजना है उसके द्वारा होने वाले लाभ से किस प्रकार अलग है, ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां है, वो भी इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाए। कम अवधि के लाभ के लिए पेड़ों को क्या किया जाता है? काटा जाता है। लेकिन लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए हमें दोबारा पेड़ों को क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए। हमने अपनी आवश्यकता अनुसार समझ लीजिए 5 पेड़ काट लिए, तो हमें भविष्य की आवश्यकताओं को देखने हुए उन 5 की जगह कम से कम 10 पेड़ या उससे भी अधिक पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे वो भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। फिर वनों की कटाई से कृषि, आवासीय और औद्योगिक कार्यों के लिए क्या होती है? भूमि प्राप्त होती है, लेकिन इससे भूमि कटाव की समस्या और पर्यावरण की सुरक्षा नहीं रह पाती है ना। ये जो दीर्घकालिक जो घटना परियोजना है उसकी बजाय हम बात करें कम समय की परियोजना है, जैसे आजकल हम अपने कृषि के लिए, अपने घरों को बनाने के लिए या उद्योगों के लिए क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा वनों को या जंगलों को, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, इसके लिए अपनी सुविधा के लिए। लेकिन उससे क्या समस्या हो रही है? तो उससे भूमि कटाव यानी मृदा अपरदन की समस्या हो रही है। पर्यावरण की जो खाद्य श्रृंखला है, जो आहार श्रृंखला है, वो क्या हो रही है? वो नष्ट हो रही है, और पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा जब भी हम किसी परियोजनाओं की बात करें पर्यावरण से रिलेटेड, तो हमें दीर्घकालिक परियोजनाओं को ही ध्यान में रखना चाहिए, न कि कम अवधि की परियोजनाओं को लागू करना चाहिए। अगर हम दीर्घ अवधि की परियोजनाओं को सोच समझ कर क्रियान्वित करेंगे तो ये प्राकृतिक संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बने रहेंगे और उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम होंगे। अन्यथा ये कुछ ही समय में समाप्त हो जाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, क्या आपके विचार से संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए? संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन कौन सी ताकतें कार्य कर सकती है? यानी प्रश्न कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि संसाधनों का क्या होना चाहिए? समान वितरण होना चाहिए। और अगर समान वितरण नहीं है तो ऐसी स्थिति में इसके विरुद्ध कौन कौन से कार्य या ताकतें कार्य कर सकती है? इसके खिलाफ कौन कौन लोग खड़े हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, आर्थिक विकास का पर्यावरण संरक्षण के साथ सीधा संबंध है। मतलब जो आर्थिक विकास है वो आर्थिक विकास तभी संभव है जब हम पर्यावरण से रिलेटेड चीजों को भी ध्यान में रखकर चलेंगे। यानी हमारे आर्थिक विकास प्रगति का जो संबंध है वो किसके साथ है? पर्यावरण संरक्षण के साथ है। अगर संसाधनों का वितरण असमान होगा तो यह गरीबी का सबसे मुख्य कारण बनेगा, जो आज बन रहा है। संसाधनों का अगर असमान वितरण होगा तो ये किसका कारण बनेगा? गरीबी का। और अगर संसाधनों का वितरण समान होगा तो इससे एक शांतिपूर्ण समाज की क्या होगी? स्थापना होगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज संसाधनों का बिल्कुल असमान वितरण है। कई सारे लोग हद से ज्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वही कुछ लोगों को संसाधन नसीब तक नहीं होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे अमीर और गरीबी की खाई उत्पन्न हो रही है। अगर संसाधनों का वितरण समान तरीके से होगा तो सभी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी और एक शांतिपूर्ण समाज की क्या होगी? स्थापना हो सकेगी। कुछ स्वार्थी लोगों के कारण चोरी से वनों की कटाई की जाती है, जिससे हमारे पर्यावरण को क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आजकल कई सारे ऐसे लोग हैं कि चोरी छिपके या अपने प्रभुत्व की स्थापना दम पर क्या कर रहे हैं? संसाधनों का हद से ज्यादा इनलीगल तरीके से, है ना, इनलीगल तरीके से क्या कर रहे हैं? उसका दोहन कर रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है? कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग और गंभीर क्या होते जा रहे हैं? कुछ
लोग और गरीब होते जा रहे हैं, यानी अमीर और गरीबी की जो सीमा है वो बन रही है। कुछ लोग अमीर की श्रृंखला में अपने आप को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, वही कुछ लोग और दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, गरीब हो रही है। इसके कारण समाज में एक उचित माहौल नहीं बन पा रहा है, और साथ ही साथ इसके पर्यावरण हमारा जो है उस पर्यावरण का संतुलन भी क्या हो गया है, धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में हमें पर्यावरण से रिलेटेड कई सारी समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या समझे कि संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, ताकि प्रत्येक समाज के जितने भी वर्ग हैं या जो लोग हैं जो तबके अंदर रह रहे हैं, उन सभी लोगों का समान तरीके से क्या हो, विकास हो, तो सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। पहला प्रश्न, अथवा पर्यावरण में वनों की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। यानी दो ही प्रश्न है, लेकिन दोनों प्रश्नों का मतलब एक ही है कि वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो अथवा में दिया हुआ है कि पर्यावरण में वनों की भूमिका क्या है, वन हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो देखें, वन एवं वन्य जीवन को निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें पर्यावरण में वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। पहला, वन्य प्राणियों से ऊन, अस्थियां, सींग, दांत, तेल, वसा, त्वचा आदि प्राप्त होते हैं। अगर हमें चीजें, ये सारी चीजें अगर हमें प्राप्त करनी है तो ऐसी स्थिति में हमें वन्य प्राणियों का संरक्षण करना पड़ेगा। अगला, धन प्राप्ति के अच्छे स्रोत के रूप में कई सारे वन्य प्राणी हैं जहां से हमें किसी न किसी रूप में क्या होता है, आर्थिक रूप से भी फायदा होता है। जैसे हो गया मधुमक्खी पालन हो गया, है ना। जैसे और वनों से क्या होता है, गोंद हो गया, तरह तरह के पत्ते हो गए, तरह तरह की इमारती लकड़ियां हो गई। इससे क्या हो रहा है, इससे हमें धन प्राप्ति हो रही है। तो इसके लिए भी हमें वन और वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है। फिर मृदा अपरदन और बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए जितने ज्यादा वृक्ष होंगे उतनी ही मृदा अपरदन की समस्या कम होगी और बाढ़ पर भी क्या होगा, कंट्रोल। फिर प्रकृति में पारितंत्र या पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रकृति में अगर हमें विभिन्न जीवों के बीच में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है, बैलेंस बनाए रखना है, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रकृति में मौजूद वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना जरूरी है। फिर वृक्षों के वायवीय भागों से पर्याप्त मात्रा में जल का क्या होता है, बाष्पन होता है, जो वर्षा के स्रोत के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो ये सब प्रमुख कारण हो गए जिनकी वजह से हमें वनों का क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। इसके अलावा ये वायु प्रदूषण को कम करते हैं, जल प्रदूषण को रोकने का काम करते हैं, मृदा अपरदन को रोकने का काम करते हैं, वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। कई सारे लोगों के लिए सीधे भोजन के रूप में ये उपलब्ध हो पाते हैं। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से मानव को वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। इसी के देखो कुछ कारण लिखे हुए हैं, और लिखे हुए हैं कारण कि हमें क्यों वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना चाहिए। अगला कारण है स्थलीय खाद्य श्रृंखला की निरंतरता के लिए। प्रकृति में विभिन्न जीवों के बीच में खाद्य श्रृंखला उचित रूप से बनी रहे, उसका बैलेंस बना रहे, इसके लिए भी जरूरी है कि वन और वन्य जीवन का संरक्षण किया जाए। अगला, फल, मेवे, सब्जियां और औषधियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम वन या वन्य जीवन का संरक्षण करें। फिर इमारती और जलाने वाली लकड़ी प्राप्त करने के लिए जरूरी है। फिर प्राणियों की प्रजाति को बनाए रखने के लिए वन जरूरी है। फिर पर्यावरण में विभिन्न गैसों का संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। फिर वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करने के लिए भी वन का संरक्षण जरूरी है। तो वन्य जीवन का संरक्षण राष्ट्रीय पार्क, पशुओं और पक्षियों के लिए चरण स्थल बनाने से किया जा सकता है। यानी हम वन्य जीवों का संरक्षण उसको राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य घोषित करके बना सकते हैं, या पशुओं और पक्षियों की चरण स्थली बनाकर उसको सुरक्षित कर सकते हैं। पशुओं का शिकार करने को निषेध आज्ञा का कानून प्राप्त करके किया जा सकता है। इसके अलावा पशुओं के शिकार पर पूर्ण रूप से रोक लगाकर भी वन और वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये ऐसे कई सारे हजारों कारण है हमारे सामने, जिन कारणों को हवाला देते हुए, जिन कारणों को हम अपने ऊपर लागू करते हुए हमें वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना चाहिए, ताकि ये हमारे भविष्य की जरूरतों को पूरा कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संरक्षण के कुछ उपाय सुझाइए। ये बोल रहा है कि संरक्षण, वन्य जीवन का जो संरक्षण है उसके कुछ उपाय सुझाइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखें, पिछले प्रश्न में हमें क्या जाना था, कारण जाना था कि हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है। अब यहाँ पर है उपाय कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखें, परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवन का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला, वनों को काटने से रोकना चाहिए। दूसरा, पेड़ पौधों की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा करनी चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, शिकारियों के लिए कड़े से कानून बनाने चाहिए, कड़े से कड़े कानून बनाए जाने चाहिए ताकि वह किसी भी वन्य पशु का शिकार न कर पाए। हर साल बहुत वन आग या दावा नल के कारण क्या होते हैं, जल जाते हैं, तो वहां पर नए पेड़ लगाए जाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। वनों की अधिक चराई से भी क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कारण है या प्रमुख उपाय है, सॉरी संरक्षण से रिलेटेड प्रमुख उपाय है। इन उपायों की मदद से हम वनों का संरक्षण कुछ हद तक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सब जानते होंगे कि वन को हम कैसे बना सकते हैं, वन को हम कैसे बचा सकते हैं। वही वनों को काटने से रोकना चाहिए, पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, शिकारियों पर रोक लगानी चाहिए, है ना। और वनों पर, वनों के अंदर जो चरागाह होते हैं, चराई होती है पेड़ पशुओं की, उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। तो ये कुछ तरीके या उपाय है जिनको हम लागू करके क्या कर सकते हैं, वन्य जीवन का या वनों का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। अपने निवास क्षेत्र के आसपास जल संग्रहण की परंपरागत प्रणाली का पता लगाइए। तो देखो, हमारे आसपास में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए कौन कौन से तरीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं राजस्थान का निवासी हूँ, ठीक है, तो हमारे राजस्थान में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए जोहड़, तालाब या फिर खडीन, ठीक है, खडीन हो गए, ये इसके अलावा भूमिगत टैंक हो गए, इनका उपयोग क्या किया जाता है, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये कुछ तरीके हैं। तो इसी तरह आप भी लिख सकते हो अपने आसपास वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए कौन कौन तरीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस प्रणाली का पेयजल व्यवस्था, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, मैदानी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था और पठारी क्षेत्रों में जो पेयजल व्यवस्था है, इनके आपस में तुलना करनी है कि यहाँ पर जो पेयजल व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, वो कैसे हो पाती है, इन तीनों में अंतर क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की। जो पर्वतीय क्षेत्र है या जो पठारी क्षेत्र है, वहां पर पेयजल व्यवस्था कैसे होती है। तो बात करें लद्दाख की, जो कि बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र है, तो लद्दाख के क्षेत्रों में जिंग द्वारा जल संरक्षण किया जाता है। किस तकनीक के द्वारा, जिंग तकनीक के द्वारा वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है, जिसमें बर्फ के ग्लेशियर को रखा जाता है। इसको रखा जाता है बर्फ के ग्लेशियर को, जो दिन के समय पिघलकर जल की कमी को क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, समझ में। लद्दाख के क्षेत्रों में जिंग विधि के द्वारा जल का संरक्षण किया जाता है। जिंग हो सकता है किसी पात्र का नाम हो सकता है या किसी तकनीक का नाम हो सकता है, जिसमें क्या किया जाता है, बर्फ के ग्लेशियर को क्या किया जाता है, रखा जाता है। दिन के समय जब बर्फ का ग्लेशियर पिघल जाता है तो पिघल कर क्या बनता है, पानी बनता है, और इस तरह वहां लोगों की जरूरतें पूरी हो जाती है। अगला क्या करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, बांस की नालियां, आपने पढ़ा होगा, जो हिमाचल प्रदेश वगैरह है वहां पर बांस की नालियों का उपयोग किया जाता है। तो जल संरक्षण की यह प्रणाली मेघालय में सदियों पुरानी पद्धति है। इसमें जल को बांस की नालियों के द्वारा संरक्षित करके उन्हें पहाड़ों के निचले भागों में उन्हीं बांस की नालियों के द्वारा लाया जाता है। पहाड़ों के ऊपर जो जल है उसको बांस की नालियों के माध्यम से जहां जरूरत होती है वहां पर लाया जाता है। बांस की नालियों को से जोड़ा जाता है और उनको जोड़ने से एक लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया जाता है और उसके माध्यम से जल को अपने जहां पे जरूरत होती है, खेतों तक या दूसरे जो अन्य प्रयोजनों हेतु, वहां तक जल को पहुंचाया जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में हमने दो उदाहरण पढ़ लिए, लद्दाख में जिंग पद्धति के द्वारा और मेघालय में बांस की नलियों का उपयोग करते हुए क्या किया जाता है, पेयजल व्यवस्था का बंदोबस्त किया जाता है। आगे बात करें मैदानी क्षेत्रों में, तो तमिलनाडु क्षेत्र में बारिश के पानी को किसी टैंक में इकट्ठा किया जाता है। किसमें इकट्ठा किया जाता है, बड़े टैंक में इकट्ठा किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला उदाहरण है बावरिया। बावरिया कहां पर पाया जाता है, बावरिया राजस्थान में पाए जाते हैं। ये बावरिया नहीं है, बावरिया है। ठीक है, बावरिया है, ये राजस्थान में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं जो प्राचीन काल में बंजारों द्वारा पीने के पानी की पूर्ति करने के लिए बनाए जाते थे। क्या होते हैं, सीढ़ी नुमा छोटे छोटे तालाब होते हैं जहां पर वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है और बाद में इसका उपयोग पानी पीने के लिए किया जाता है। ठीक, ये था मैदानी क्षेत्र में। फिर बात करें पठारी क्षेत्र में क्या उपयोग किया जाता है, तो भंडार। ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। कहां पर, महाराष्ट्र में, जिसमें नदियों के किनारे ऊंची दीवारें बनाकर बड़ी मात्रा में पानी को क्या किया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर जोहड़, ये पठारी क्षेत्रों की जमीन पर पाए जाने वाले प्राकृतिक छोटे खड्डे होते हैं, है ना। पठारी क्षेत्र होता है, वहां पर प्राकृतिक रूप से बने छोटे छोटे खड्डे होते हैं जो कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा
कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरह पेयजल व्यवस्था का बंदोबस्त किया जाता है, मैदानी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था का बंदोबस्त कैसे किया जाता है और पठारी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था कैसे होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अपने क्षेत्र में जल के स्रोत का पता लगाइए। क्या इस स्रोत से जल क्षेत्र के सभी निवासियों को उपलब्ध है? क्या बोल रहा है? सबसे पहले अपने क्षेत्र में जल के स्रोत क्या है, जहां से पानी आपको प्राप्त होता है, और पता लगाइए कि क्या इस स्रोत से आपके जितने भी आसपास में लोग रह रहे हैं इस क्षेत्र में, क्या सभी निवासियों को पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाता है, ये भी बताना है। तो नई दिल्ली शहर में जलापूर्ति का मुख्य साधन क्या है? नदी है। अब यहाँ पर नई दिल्ली लिखा हुआ है, आप अपनी मर्जी से भी अपना गांव का, शहर का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो नई दिल्ली है उसमें शहर में जो पानी की आपूर्ति होती है वो मुख्यतः किससे होती है? नदी से। यमुना नदी का पानी पाइपों के द्वारा दिल्ली शहर में लाया जाता है। कौन सी नदी का? यमुना नदी का पानी पाइपों के माध्यम से ही दिल्ली शहर में लाया जाता है। कुछ पानी शहर के अंदर से बोर द्वारा, बोर यानी बोरवेल, जो ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा, बोरवेल द्वारा जमीन से निकाला जाता है। और सभी निवासियों के लिए जल की आपूर्ति फिर भी नहीं हो पाती। फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हमने आपके अध्याय 16 के पाठ के भीतर जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको सभी प्रकार का नोट्स और स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।